विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हमारा इस पे जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रवास। प्रवास का क्या अर्थ हुआ? चलिए आपको हिंट देते हैं। प्रवासी आप कहते हैं ना, प्रवासी पक्षी हैं। हाँ, तो प्रवास मीन्स कुछ हमारे जो पक्षी होते हैं वो अपने, या थोड़े से कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, तो जब उनके जिस एरिया में वो रहते हैं नेचुरल अपने उसमें, लेकिन कुछ एक साल में कुछ एक ऐसा समय आता है जब वो अपना उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज होता है, बहुत ठंड पड़ रही है या कुछ हो रहा है, तब वो थोड़े से कम जो ठंडे प्रदेश होते हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम समझते हैं। तो चैप्टर खोलते हैं अपना। प्रवास, तो यहाँ पे देखिए कि जनरली हम ये जो प्रवास का देखते हैं, ये पक्षियों में एक हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और एक हमारे कुछ एक टाइम पीरियड होता है अलग अलग एरियाज में, अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम होते हैं अलग अलग एरिया में, जहाँ पे हमें कुछ पक्षी वो थोड़े ही टाइम के लिए देखने को मिलते हैं। तो ये जो पक्षी होते हैं ये कहलाते हैं प्रवासी पक्षी। और ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये संसार के अन्य भागों से उड़कर वहां पहुंचे हुए होते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उनके वहां के जलवायु में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि वो प्रत्येक वर्ष एक बहुत दूर दूर से उड़कर पहुंचते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन का एक बहुत फेमस है कि वो एक पर्टिकुलर समय में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो उनका जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि वहां उनका रहना ही डिफिकल्ट होता है, प्लस वो अंडे देने की क्रिया नहीं कर पाते। तो वो अंडे जब वो दूसरे अपने स्थान पर जाते हैं वहां पे वो अंडे देते हैं, क्योंकि जो उनका मूल आवास होता है जहाँ पे बेसिक वो रह रहे होते हैं, वहां पे इतनी शीत लहर होती है, इतनी ठंड होती है कि वो एक तो खुद अपने को नहीं बचा सकते, प्लस उनके जो नवजात शिशु अंडों से निकलेंगे उनके लिए भी उस टेम्परेचर में अपने को एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। और यहाँ ये आपने पहले भी क्लासेस में जरूर इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो और आप एक और कार्य कर सकते हैं कि आप ये लिस्ट निकाल सकते हैं कि किन किन एरिया में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और किस समय पहुंचते हैं। तो ये भी एक है। तो साइबेरियन क्रेन का मैंने आपको बताया कि वो, और लोग जैसे वो उस स्पेशल एरिया वो बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि दूर दूर से लोग उन पक्षियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। आगे एक और चीज आपके सामने आ रही है कि अगर जैसे हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो वनों से रिलेटेड लेकर चल रहा है, तो उसमें अगर हम ये देखें कि अगर वन हमारे नष्ट हो गए तो इसका मतलब है कि लकड़ी भी नहीं बचेगी। तो लकड़ी का कोई, जैसा यहाँ पे पूछा जा रहा है, लकड़ी का कोई विकल्प है। और फिर हम ये देखते हैं कि जो कागज है ये भी हम देखते हैं ये वनों का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो अगर हमें ये एक पेड़ नहीं हुए तो कागज भी बनना एक मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर देख रहे हैं ना कि वनों के नष्ट होने से खाली जीव जंतु नहीं, लेकिन जो हमारे जो एक बेसिक नीड्स वहां से एक पूरी हो रही है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो है कागज का पुण्य चक्रण के बारे में बात करनी चाहिए। तो देखिए कैसे अगर हम देखें तो हमें कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा। हम वनों की बात कर रहे हैं, हम उनके सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम जीव जंतु की बात कर रहे हैं, कागज का इससे क्या रिलेशन बनता है?
तो इसमें हमें एक ध्यान रखने का है कि जो ये जो वनोन्मूलन हो रहा है, जो आपके पेड़ काटे जा रहे हैं, आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? पेड़ कट रहे हैं। तो पेड़ जो कट रहे हैं, एक तो हमने देखा कि वहां पे या तो इंडस्ट्रीज बनानी है, या खेती करनी है, या आवास बनाने, उस कारण कट रहे हैं। वो पूरा पूरा एरिया एक साफ कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा और कारण है कि हम जो हमारी काफी, जैसे लकड़ी के लिए हम वनों पे डिपेंडेंट है, तो हम वो लकड़ी लेने के लिए जो पेड़ है वो काटते हैं। और इस प्रकार अगर हम देखें, जो पेपर बनता है ये भी पेड़ों से ही बनता है। तो यहाँ देखिए कि अगर हमें 1 टन कागज प्राप्त करना है, तो हमें पूर्ण रूपे वृक्ष से 17 वृक्षों को काटना। तो अगर आपने कहीं 1 टन कागज देखा है, तो समझ लीजिए वो 17 वृक्ष उसके लिए कट चुके हैं। समझ में आया? तो जो अब मैं फिर से आपसे कहूंगी, हमने जब चैप्टर शुरू करा था तब ये कहा था कि वनों की सुरक्षा के लिए हम खुद भी एक रेस्पॉन्सिबल हैं, और हमें हम चाहे समाज या हमारी गवर्नमेंट, वो सबको अलर्ट होना पड़ेगा। तो अब अगर हम अपनी कुछ ऐसी कार्य करें कि जिससे पेड़ को नहीं काटना पड़े, तो उसमें सबसे पहले एक आ जाता है कि कागज जो है इसको समझ के यूज करें। आप बच्चे लोग भी अक्सर होता है ना कि कभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप सीधे वो कागज फाड़ के थ्रो कर देते हैं, या 4 लाइनें लिखी आपने, जबकि आपका कागज में भी स्पेस है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको थ्रो कर देते हैं। तो इस प्रकार हम अगर पेपर को वेस्ट करेंगे, हमें उतना ही पेपर का रिक्वायरमेंट होगा, और जितना पेपर का रिक्वायरमेंट होगा उतने ही पेड़ कटेंगे। तो इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। और आप वो आपके जैसे यहाँ पे बच्चों को टीचर्स बता रहे हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ये जो है हम 5 से 7 बार कागज का पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो और दूसरा जो आपको ये बताया जा रहा है कि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है, तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष को हम बचा सकते हैं। इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। हमें जब जरूरत है हम अपने संभल के करना चाहिए, और वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखें, अगर ऑफिस वर्क है, 1 साइडेड प्रिंट आउट है, तो हम लोग जो बैक की प्लेन साइड है उसको रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरीके हैं। तो आप भी अगर ऐसे पेपर वेस्ट कर अभी तक कर रहे हैं, तो उसको रोकिए, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी वेस्टेज रोका, तो एटलीस्ट आपने कुछ पेड़ों को सुरक्षा प्रदान कर दी है, वो नहीं कटेंगे। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर हम कागज का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, हम उनको रिसाइकिल कर रहे हैं, हम उनका एक वेस्टेज को कम कर रहे हैं, तो एक वृक्षों को तो हम एक सेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग उसमें जो यूज होने वाले जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अगर हम देखें, तो जल भी बहुत अधिक यूज होता है कागज बनाने की क्रिया में। और जब ये कागज मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उसका हम ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। तो और ऊर्जा के साथ जो हानिकारक रसायन है, इनमें भी कमी आएगी, क्योंकि इनके जो रेसिड्यूज होते हैं वो हमारे क्या होता है, नदियों नालों में फेंक दिए जाते हैं, और वो पॉल्यूट होते हैं। तो देखिए, एक कागज के सेव करने से आप कितनी चीजों को नुकसान से बचा सकते हैं, आप पर्यावरण पे कितना एक हेल्प कर सकते हैं, आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, आप जो रसायन है उनके वो जहरीले हैं, जिनके अवशेष हमारे खेतों में डाल दिए जाते हैं, हमारे और एरियाज में डाल दिए जाते हैं, पानी के स्रोतों में डाल दिए जाते हैं, इन सब से हम अपना बचाव कर सकेंगे। दूसरा है पुनर्रोपण।
तो ये जो है कि जब हम एक डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो हमारा दूसरा ये आता है कि रिफॉरेस्टेशन मीन्स हम अपनी तरफ से जो है ट्रीज को लगाएं। और इसमें यह कहा गया है कि काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण ये एक करना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपने आसपास अगर कोई खाली एरिया है, आपके पास स्पेस है, तो आप अपनी तरफ से भी वृक्ष लगाएं। और ये जो रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उस स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। तो अगर जैसे वहां पे पेड़ कट गए हैं कुछ, या कभी कभी होता फॉरेस्ट फायर जो होती है, जंगल की आग होती है, उसमें भी नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे अगर हम उनके बीज के द्वारा, उनकी ब्रांच के द्वारा अगर हम वो वाले पेड़ फिर से लगा सके तो वो वाली पर्टिकुलर स्पीशीज को भी मेंटेन कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो स्वतः ही पुनर्स्थापित हो जाता है, क्योंकि हमारे उनके इतने सीड्स, उनकी नीचे रूट्स या कहीं कहीं तो ब्रांचेस वो इतनी फैल जाती हैं कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए उनको एज इट इज छोड़ दें, कुछ नहीं करें, तो अपने आप ही वो फिर जो उनके सीड्स या जिस टाइप से भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं वो फिर उतने डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा समय देना चाहिए। तो वनों का अर्थ ही यह है कि बस उनको डैमेज नहीं करें, बाय नेचर उनमें सारा एक नेचुरल रिप्लांटेशन होने लग जाता है और सारे जो वन्य जीव जंतु होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। और आप देखें ना, ये जंतु जो होते हैं ये प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं इनको भी स्प्रेड करते हैं। सीड डिस्पर्सल के बारे में आपने सुना होगा। तो मेन है जो नेचुरल थिंग है उसको एज इट इज छोड़ दें, उसको डैमेज नहीं करें, तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। हमें अपनी गतिविधियों पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे नेचुरल जो चीजें हैं, इनको देख सके और इनका बेनिफिट ले सके। और आज आप देखें, अगर पेड़ कटते जाएंगे उनको काफी स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी, उसके साथ साथ उनको प्रदूषित वायु और ज्यादा मात्रा में मिलेगी। आज जितनी हम हमारा एक प्रदूषण लेवल है उस समय तक और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे टीचर ये भी बता रहे हैं कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। ये मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये सारा गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपना एक इनिशिएटिव लेकर अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर और अब रात हो गई तो बच्चे भी वापस हो घर की तरफ गए और हमारा भी ये सेशन पूरा हो चुका है और सेशन के साथ ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है। तो हम अब अपने नोट्स की तरफ चल रहे हैं। सो बच्चों, प्रवासी जलवायु में परिवर्तन के कारण पक्षी सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं तथा अंडे देते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कागज की बचत का लाभ, वृक्ष कटने से बचेंगे, कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत होगी। और ये जब कागज उत्पादन होता है तो इसमें जो हानिकारक रसायन होते हैं इनसे भी हमारी नेचर को बचाव होगा। तो बच्चों, आज का सेशन भी एंड हो गया और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। लेकिन देखें कितनी हमें जानकारी मिली। हम साइंस में अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये भी हमें एक साइंस के थ्रू हमें पर्यावरण के बारे में भी समझने को मिलता है। और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जानकारी ले ली है। तो आप इसको रिवाइज करें, समझें, पढ़ें,
कोई आपको बहुत ज्यादा याद, हाँ कुछ जो नाम आपको नहीं मिले उनको याद करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो काफी जनरल है। सोचें, रिलेशन बनाएं, जब आंसर लिखें तो वो पूरा एक मेंटेन रहे। नेक्स्ट सेशन में थोड़े प्रश्न उत्तर के साथ हम मिलेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।